नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित। हमने हमेशा कोशिश की कि नए-नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं और कुछ पल की देरी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शार्प 7 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक अनोखे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाएँ और वो जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए वो आपको आज कुछ हँसाने वाले हैं। जी हाँ, हमने सुना है कि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह आज हम करने वाले हैं, आपको एक अच्छी दवाई देने वाले हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने हँसते-हँसते वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? जी हाँ, उनके नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि वो उन्होंने हँसते-हँसते बनाया है। कैसे बनाया है उनसे मिलेंगे तब बात करेंगे। हम जनार्दन शर्मा जी की बात कर रहे हैं। आप हमारे बीच इस वक़्त इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और आप आशु कवि हैं, आप लेखक हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। बहुत सारी पत्र-पत्रिकाओं में आपकी जो आपके लेख, आपके व्यंग, आपकी लघु कथाएँ छप चुकी हैं और बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनके सूत्रधार भी आप रहे हैं, जैसे कि सारेगामापा, अ ज़ी, इंदौर म्यूज़िकल शो, बहुत सारे और गाने का भी बहुत शौक है। तो अब आप समझिए कि एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और सब हँसते-हँसते किए हैं। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं और आज उनसे देखिए हँसना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है दूसरों को हँसाना। तो सर ने कैसे खुद भी अपने आप को हँसाया और दूसरों को हँसाया और किस तरह से एक रिकॉर्ड कायम किया है, चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप सबको भी बहुत आनंद आने वाला है। सर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है और आपने अपना समय हमें दिया है उसके लिए पूरी टीम की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ। और चूँकि जिस तरह से परिचय आपका इतना बड़ा है, बहुत कुछ आपने किया है वो बीच-बीच में मैं दर्शकों को बताती रहूँगी। लेकिन सबसे बड़ा जो परिचय था वो यही था कि आप खुद भी हँसते हैं, दूसरों को हँसाते हैं और आपने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी जुड़ गई हैं जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और बहुत स्नेह आपका मिलता है। हमारी टीम की बहुत मजबूत स्तंभ है। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। और सर कैसे हँसे आप, कैसे हँसाए और कैसे रिकॉर्ड बनाए? बहुत स्वागत। धन्य धन्यवाद विभा जी, आपका बहुत बहुत देवी जी। कुछ यूं कहूंगा मैं आपके लिए कि फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई है। फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई है। आप नजर आए सामने कैमरे में तो खुशियां ही खुशियां आई हैं, खुशियां ही खुशियां आई। क्या बात है, क्या तो बात है। ये एक आशु कवि का काम है जो वो ही कर सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपके अथक प्रयास से आज मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। तो कहने का मतलब ये था कि बचपन जैसे जैसे कहते हैं ना कि जब शुरुआत आपकी हमेशा आपके पहले घर से ही चालू होती है। तो मैं बचपन से थोड़ा सा क्या था कि जिस दिन देखिए पैदा हुआ। बात कही जी सर, मैं बहुत कायल हो गई कि आपने उन तमाम बारीकियों को आपने देखा है हमारे कार्यक्रम की कि हम कार्यक्रम कैसे शुरू करते हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई और सच में बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या हुआ कि जब मैं कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा इस उम्र तक आते आते ओबेस हूँ और ओबेसिटी जी, अपने वरदान में मिली हुई है। जी, जी, तो क्या होता है जी, कि जब जिस दिन बच्चे सामान्य पैदा होते हैं वो नॉर्मली 2-2.5 पाउंड की पैदा होते हैं। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं 6-7 पाउंड का पैदा हुआ, तो बचपन से ही सामान्य से अलग था। तो जी, जब आप हेल्दी हो जाते हैं तो नेचुरली कि सामान्य से आप अलग ही रहते हैं। तो वो बचपन से ही हंसते हंसाने का शौक तो वैसा ही। और वो जी। किरदार बनते बनते स्कूल कॉलेज में स्टेज नाटक करते करते वो ऐसा लगा कि भाई शायद भगवान ने मुझे हंसी बांटने और फैलाने के लिए बनाया है। क्योंकि बहुत खूब, मैं बहुत सुंदर। मतलब हास्य और विनोद मेरे अंदर बचपन से ही रहा। और जब मैं
प्राइमरी स्कूल में था तब भी लोग मुझे बाल सभा में आगे कर दिया करते थे कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। तो वहीं से एक ऐसा लगा मुझे शायद कि वो क्या बोलते हैं, जो राज कपूर की जो पिक्चर की लाइन है कि जग को हंसा, खुद को रुला के जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। तो लगा कि शायद कुदरत ने अपने को हंसने के लिए कुछ बना दिया है, क्योंकि जहां भी कहीं जाता था या तो हास्य, व्यंग या विनोद अपने आप पैदा हो जाता था। तो बस वही एक किरदार धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। स्कूल कॉलेज में भी रहे, जब कॉलेज स्कूल में रहे तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से 6-7 भाषाएं बोलना आती थी, तो किरदार भी अलग अलग करने में मजा आया। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती के नाटक भी कर दिए। फिर कॉलेज में भी काफी प्राइज वगैरह मिले। तो कहने का ये मतलब था कि शायद मुझे लगता है कि ईश्वर ने अपने को ऐसे ही कामों में आगे बढ़ाया। पर ऐसा कहते हैं ना कि जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो कई बार ऐसा ही होता है कि कई बार कुछ दुख दर्द रहते भी हैं, लेकिन अगर आप हंसते रहते हैं तो ये है कि आप कम से कम तनाव मुक्त रहते हैं। क्योंकि तनाव एक वैसे मैं आपको बता दूं, मेनली आई एम इन द मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल लाइन में हूँ पिछले 25 साल से। मेरा जो व्यवसाय उसमें ही है। वो तमाम लोगों को देखा, लेकिन उन सबको देख के यही लगा भगवान से, आई थैंक्स टू गॉड कि हम उन अस्पतालों में रहे, लोगों को देखा। और ईश्वर ने ये एक अच्छा है कि हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न, हंसते हुए बनाया, तो हमारी मुस्कुराहट से मरीजों को भी हंसी आ जाती है। या तो यही कुछ सर ऐसा करते कर। जी। जी सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप मेडिकल लाइन से हैं, लेकिन आपने ओबेसिटी की बात की और ये एक तरह का ऐसा माहौल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, तो अपने आप को सँभालना बड़ा मुश्किल होता है सर, जब आपको लोग बुली करते हैं। तो ऐसे समय में आपने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी और इतना कुछ आपने अर्जित किया। सर, घर का माहौल आपके लिए हमेशा से कैसा रहा? जब क्योंकि कोई भी बच्चा ओबेस होता है तो घर वाले भी थोड़ा-सा कहते हैं पता नहीं ये कितना क्यों खाता है, इतना क्यों मोटा हो गया। ये सारी जो चीज़ें और रिश्तेदार भी करते हैं, पड़ोसी भी करते हैं, नहीं, तो पर वो वो क्या था कि एक्चुअली ओवेंस जो है वो हमारे यहाँ जीन्स में ही था। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मतलब ग्रैंड मदर थी मेरी, वो भी ओवेस थी, मेरे फादर भी ओवेस थे। तो वो जेनेटिकल आगे बढ़ता गया। मतलब आज मैं बोलूँ तो मेरे बच्चे भी जो हैं वो सामान्य बच्चों से थोड़े हेल्दी ही हैं। तो ये जीन्स क्या, हमारे परिवार में 2 प्रकार का जीन्स था, एक दादी जी, का था, जी। एक दादा का था। तो दादाजी का जो जीन्स वाले हैं वो सब बहुत दुबले रहे, और इतने दुबले रहे कि फूक मार दो उड़ जाए, ऐसा बोलते हैं। और हम लोग जितने भी मतलब दादी के जीन्स से आए हैं, दे ऑल आर हेल्दी। या मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्दी बोल सकते हैं हम इसको। जी, जी, जी। तो वो चलता रहा उसी से। तो कहने का मतलब ये कि भाई जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी के कारवां में आगे बढ़ते गए, किसी ने दुख चुना, किसी ने हंसी चुनी, तो मैंने हंसी को चुन लिया। क्यों? कि मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी के बोलने में झगड़ा करेंगे, नॉर्मली ये जब आप बच्चे रहते हैं तो कोई ना कोई आपसे झगड़ता ही है, कुछ भी कुछ है, कोई कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि अगर अपन हास्य विनोद में किसी बात को लेके चलते हैं तो सामने वाला भी हंस देता है। क्या? तो बस वो एक कहना चाहिए जेनेटिकल हंसी भी आ गई, क्योंकि पापा भी हमारे काफी मजाकी थे घर में। तो वो जीन्स आगे बढ़ता गया, और शायद हो सकता है कि मुझे अपने मतलब माता पिता के आशीर्वाद से ये कला मिली। तो वो होते होते फिर क्या हुआ कि हम लोग मतलब जब मेरे फादर वो थे ग्वालियर में, ही वॉज अप टू द 46 to 86 इन द ग्वालियर। तो ग्वालियर में उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में ही वॉज अ क्लास वन ऑफिसर। रिटायरमेंट के बाद वो अगेन ही टर्न अप हिज ओन हाउस, इंदौर साइड में आ गए, मालवा में। तो यहाँ आके फिर क्या हुआ कि लाइफ का सेकंड फेज चालू हुआ। और फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि हम लोग इंदौर में जब यहाँ पे हास्य योग चालू किया हम लोगों ने, तो उस वक्त ऐसा होता था, कम से कम 25-30 साल पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, 2000 के आसपास। हम सुबह सुबह 4-5 लोगों का ग्रुप एक किसी गार्डन में जाते थे। पहले हम खुद हंसते थे, फिर धीरे धीरे हमने इंदौर में कई गार्डनों में जाना चालू किया। तो हमने ये देखा कि लोग हमें पागल समझते हैं, पर हमने क्या किया, हंसी के कारणों को ढूंढा। तो फिर लोगों को समझ में आया कि हंसी कुछ तो है। फिर वर्ल्ड लेवल पे जो हमने देखा, तो डॉक्टर मदन कटारिया जो इस वक्त वर्ल्ड के माने हुए हास्य गुरु हैं, उन्होंने कम से कम 150 देश में हास्य को फैलाया। डॉक्टर पीएचडी, डॉक्टर एजुकेशन बहुत दिया उन्होंने। तो हमें लगा कि नहीं यार, लाफ्टर इज द वर्स्ट एरिया फॉर द टेंशन एंड ऑल द थिंग्स।
तमाम चीजें निकल के आई उससे। डिप्रेशन के कई मरीजों को हमने ठीक किया है हंसा के, कईयों को फिटनेस दिया इससे। तो फिर सन 2015 में कि कुछ एक ऐसा इंसिडेंस रहा, क्योंकि डॉक्टर कटारिया वाली वर्ल्ड के गुरु थे, बट कभी वो गिनीज के रिकॉर्ड के बारे में सोच नहीं पाए। तो मैंने इंदौर में बहुत सारे जब क्लब खोले, कई लोगों को हमने हंसना सिखाया, जो हंसते हंसते रहा, तमाम डॉक्टर मैंने सेमिनार भी किए। पर एक 2015 में ऐसा एक इंसिडेंस आया कि जब डॉक्टर मदन कटारिया जी का किसी कारण से इंदौर आना हुआ, और उनको ये आना ही था, तो मेरे एक और मेरे गुरु हैं श्री रामकिशन जी, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि उन्होंने वो भी काफी मतलब कहना चाहिए बहुत एटी की उम्र में अभी है, लेकिन बहुत फुर्तीले, बहुत इंटेलिजेंट। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार अपन इसमें से कुछ कर सकते हैं। उनका बड़ा साथ मिला मेरे को। तो जब उनका साथ मिला तो हम दोनों ने मिलकर फिर एक नई विधा चालू करी कि जो कटारिया साहब इंदौर आ ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो हमने 1 महीना लगातार मेहनत करी। उसी उन्हीं दिनों में इंदौर के एक अच्छे अखबार से, दबंग इंडिया के नाम से, उनसे हमें सहायता मिली, और हमने करीब 2 से 2,500 लोगों को एक ग्राउंड में इकट्ठा करके उनमें एक जो लाफ्टर योगा की क्लास होती थी हमने वो लगाई। और एक ऐसा रिकॉर्ड जो वर्ल्ड में कभी किसी ने बनाया ही नहीं था, हमने एक साथ इतने लोगों को हंसा के उस रिकॉर्ड को हमने ब्रेक मतलब बनाया, जो आज तक बरकरार है। तो कहने का मतलब ये कि वो जो हंसते हंसते किरदार था, तो ईश्वर ने एक ऐसा दिया कि आज कम से कम ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो गिनीज का रिकॉर्ड के बाद मुझे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक लाफ्टर एम्बेसडर का जो अवार्ड मिला, तो उससे भी ये लगा कि यार अपन ने इस हंसी को अपनाया था। तो फिर ये एक तरह से अपने को लेवल मिल गया लाफ्टर योगा के साथ में। और फिर एक शेर बन गया हमारी जिंदगी कि बदल नहीं सकता हुजूम में गम मेरी फितरत को, बदल नहीं सकता हुजूम में गम मेरी फितरत को, क्योंकि अब तो मेरी आदत ही पड़ गई है मुस्कुराने की। क्या बात है! बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का, बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने आप को एक ऐसी दिशा देनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए, और सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए और तमाम लोगों की। तो बड़ा नेक काम आपने किया है, और हँसते-हँसते कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। सर आपके बारे में एक और बात लोगों के बीच है कि आप जिस तरह से मैंने कहा आशु कवि हैं आप। आशु कवि का मतलब होता है कि 2 मिनट में कोई भी रचना तैयार कर देना। तो जी हाँ। कब आपको ऐसा लगा, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उषा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत। नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। अ, सर कब पहली रचना आपको याद है जो तब आपको कहा होगा हाँ, किसी ने कि आप आंसू कवि हो? जी। मैं आई स्टार्टेड माय करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और उस वक्त मेरे को जब एमआर था तो कई गांव गांव में जाना पड़ता था। तो पहली रचना का जो एक जहां से अपने आप को लगा, तो क्या हुआ कि उस दिनों एक छोटे से गांव के लिए यूनिसेफ की टीम जो है वो 10 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रही थी उसके डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में होता है कि 10 करोड़ के नाम सुन के, मतलब उस जमाने में ये बात हो गई शायद आज से 2015, मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, 90s के आसपास की बात है, 1995 के आसपास। तो पैसा आता था तो आप ही समझ लीजिए पूरा जिला उस पर खुश हो जाता है कि गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा, लगाओ कितना ये अलग बात है। तो यूनिसेफ की टीम वो 10 करोड़ का डोनेशन के देने के लिए, सर्वे करने के लिए आने वाली थी एक गांव के अंदर। उस गांव में मैं अक्सर जाया करता था। तो मैंने वहां देखा कि छोटे से गांव में बड़ा रिनोवेशन हो गया, और बड़ा मतलब हॉस्पिटल को नया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जहां मैं पिछले 5 साल से जाया करता था, बिल्कुल सरकारी दवाखाना जिस तरह से होता है, बड़ी बदतर स्थिति थी वहां पर। तो वहां मैं बैठे बैठे किसी का वेट कर रहा था, डॉक्टर का। तो एक अच्छी सी कविता वहां जब बन गई पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ अपने लिखना चाहिए। वो बैठे बैठे लिख दिया, क्योंकि उस हॉस्पिटल को इस तरह रिनोवेट कर दिया था जैसे कोई वीआईपी आता है। उसके पहले आपने देखा होगा कि कैसी व्यवस्था हमारे देश में कर दी जाती है कि वाकई में इससे अच्छी कोई जगह है ही नहीं। तो वो 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ, शायद पसंद आए। कि एक सुबह मैंने अपने कस्बे के हॉस्पिटल स्वागत। को पुता हुआ पाया। एक सुबह मैंने अपने कस्बे के हॉस्पिटल को पुता हुआ पाया। मेरा दिमाग चकराया, क्या फिर से कोई वीआईपी नेता यहाँ आया। एक सुबह मैंने अपने कस्बे के हॉस्पिटल को पुता हुआ पाया। मेरा दिमाग चकराया, फिर से कोई वीआईपी नेता यहाँ आया। मैं अचानक से हॉस्पिटल में गया।
तो नर्स एयर होस्टेस की भांति मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने पूछा, मैडम ये क्या है? बोले सर आपको मालूम नहीं, यूनिसेफ की टीम आ रही है। बोले सर आपको मालूम नहीं, यूनिसेफ की टीम आ रही है, साथ में देने के लिए 10 करोड़ ला रही है, साथ में देने के लिए 10 करोड़ ला रही है, ये सब उसी का ड्रामा है, बाकी दिन सरकारी दवाखाना है, बाकी दिन सरकारी दवाखाना है। तो जब ये व्यंग मैंने लिखा और जब वहां पे सुनाया तो उन दिनों उस बढ़िया। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या हुआ कि वो जो पुलिस यूनिसेफ के लिए डिप्टी कलेक्टर वगैरह जो लगे हुए थे, तो मेरी उनसे भी दोस्ती थी उस जमाने में, और जब मैंने उनको रचना सुनाई तो वो बड़े सकपका गए। मैंने कहा यार तुम क्या दिन भर काम करते रहते हो? तो बोले यार शर्मा जी प्लीज, आपने एक रचना लिख तो दी है, सबको मत सुना देना, आप भी जानते सरकारी क्या होता है। तो एक तो ये वहां से रचना का कार्य हुआ। दूसरा, हम जब एमआर थे उस जमाने में चमड़े का बैग चलता था, चमड़े के बैग को हम लेके चलते थे, अगर आपको याद हो पुराने जमाने के मालूम है। तो एक गाना था किसी फिल्म का था, उससे भी 4 लाइन बन गई, तो वो हमको एक लगा, तो वो भी सबको बड़ा पसंद आया। वो गाना यूं था, अफसाना ऐ मारो कया, बैग में सैंपल भरे हजार, लहराता जाए ये बार बार, लाल ये बैग चमड़े का, लाल ये बैग चमड़े का। तो ये इस तरह से जब हम तुकबंदियां करते गए तो कहीं ना कहीं लगा कि जैसे बचपन में किसी की फिल्म को देख के आते थे तो वो एक्टिंग भी तुरंत कर दिया करता था कि भाई इसमें, तो ये लगा कि शायद अपने अंदर कहीं कवि का कुछ अंश है जो हमेशा किसी भी किरदार को देख के बिल्कुल, लिखने की ताकत। कुछ तो है जिसे बाहर निकालने की ज़रूरत है और आपने इस कदर बाहर निकाल दिया कि आज पूरी दुनिया देख रही है। हमारे साथ तो नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं सर, मैं बताना चाहती हूँ कि ये पिछले किरदार हमारे रहे हैं और बहुत बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने पृथ्वी को अपना घर बनाया है। तो सर मैं बहुत अभिवादन करती हूँ। नेहा शर्मा मेरी टीम की महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे उपाध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, साथ में मेरे प्रिय मित्र जियाउर रहमान जाफरी जो बहुत अच्छी गजलकार हैं, समीक्षक हैं, आप जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है मनुष्य एक मुस्कुराने वाला प्राणी है। तो थोड़ा आप भी मुस्कुराया कीजिए जाफरी जी। तो इस तरह से बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और सब आपका आनंद ले रहे हैं। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आशु कवि होता है वो त्वरित उनके दिमाग में कुछ तो माँ सरस्वती ने कुछ अलग ही फिट करके भेजा है उनके दिमाग में कि आप तुरंत किसी कोई ख्याल आपके अंदर आए और आप उसे अपने शब्दों में पिरोएं। आपका जो फील्ड है जी, बताइए कुछ कह रहे हैं? तो अब जैसे कहीं कुछ लिखा होता है, अब जी लिखा होता है तो आप कभी देखिएगा उसमें कैसा है कि हवालात, हर कोई बोलता है जिसको हवालात में डाल दो, हवालात में डाल दो। हमने शब्दों से अलग अलग बाइफरिकेशन किया। हवालात उस जगह का नाम है जहाँ अपराधियों की निकाली जाती हवा मिलती लात है। हाँ, जहाँ अपराधियों की निकाली जाती है हवा मिलती लात है, इसलिए इसका नाम हवालात है। वहां पे लिखा रहता थाने के बाहर, देशभक्ति और जनसेवा, देशभक्ति और जनसेवा, मेहनत करोगे तो मिलेगा मेवा, मेहनत करोगे तो मिलेगा मेवा। पुलिस वाले मेहनत करते हैं तो मेवा कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये एक तरह से शब्दों का बाइफरिकेशन है। आप कभी गानों से बात करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जब नए नए गाने बनते हैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज तो मैं आ गया। तो भैया सीधे रास्ते चलता ना, पर्वत से टकराने क्यों गया है? मेरा रास्ता देख के तो वही है ना क्या, तो वो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, फलाना गाना ऐसा बना हुआ था क्या? तो ये अपने मदर फादर से पूछ कि तू ऐसा क्यों है, हमसे क्यों पूछ रहा है ना? तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल तो सही। हास्य का ढूंढिए, बंगले के पीछे मेरी बेरी के पीछे तेरी बेरी के पीछे कांटा लगा हाय लगा। तो भैया पीछे से क्यों आई, फ्रंट के गेट से आती तो कांटा नहीं लगता। तो लाफ्टर को क्या ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास के किरदार में कहीं ढूंढते रहेंगे। तो हमने ये एक हास्य होता है। और हम जो लाफ्टर योगा करवाते हैं वो एक्चुअली पूरा हेल्थ से रिलेटेड होता है, जिसको कि आज दुनिया के सभी लोग मानने लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज भी मांग रही हैं, लोग से पीएचडी भी कर रहे हैं। वो लाफ्टर योगा जो है वो टोटली क्रियाओं के साथ, आपकी बॉडी के साथ योगा से जुड़ा हुआ एक पार्टिकल है कि आप जब हंसते हैं तो आपके अंदर एक जो हार्मोन्स इंक्रीज होता है वो आपको हैप्पीनेस फील करवाता है।
और वही हैप्पीनेस के कारण से अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बचे हुए रहते हैं। तो ये बेसिक अंतर है कि एक जोकिंग वाला लाफ्टर अलग है, आशु कवि वाला लाफ्टर अलग है, हास्य व्यंग का लाफ्टर अलग है, और हास्य योग जो है वो टोटली अलग है। तो डिपेंड करता है, लेकिन इन सबको अगर हम मिश्रण करें तो फाइनली उसका उद्देश्य यही है, हंसते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम के साथ बने भी रहें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया का काम ही है, जब हम ऐसी-ऐसी चीज़ें इधर से उधर फैला देते हैं, तो अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं फैलाना चाहिए? अच्छी चीज़ों को बिल्कुल लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार इतने वर्षों से, तो हमारा भी मन है कि लोगों तक हम पहुँच सकें। अ, सर, आज की जो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं, हर जगह थोड़ा-सा तनाव, थोड़ी-सी मतलब तनाव भी है, बच्चे भी परेशान हैं, और अभी जो जंतर-मंतर में हुआ, वो सब चीज़ें भी जब आस-पास इस तरह का माहौल हम देखते हैं, तो जो एक हास्य व्यंग कवि होता है, उसका भी मन दुखता है, वो भी रोता है। क्योंकि आपका तो काम है लोगों को हँसाना, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ आपकी नज़र में आती हैं, तब आपकी जो आपके अंदर का जो कवि होता है, हँसने वाला कवि, वो किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है। और अगर व्यंग की बात करें, चूँकि व्यंग, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि व्यंग जो है वो समाज का दर्पण है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर उस पहलू पर व्यंग की नज़र रहती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो सर, किस तरह से आप देखते हैं बिल्कुल। इन सब? नहीं देखिए, मैं आपको ये तो बता ही दूंगा मैं आपको कि आप जो कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे हुआ है, असल में जंतर मंतर पे जो हो रहा है पिछले, अगर हम 10 साल से अगर एनालिसिस करें, या 10-12 साल से, तो आपने जब देखा कि गवर्नमेंट ने जब इंडिया में चेंज लाया, उसके बाद उन्होंने काफी इंडिया कंट्रीज को, हमारे देश को बहुत आगे तक ले गए। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो हमेशा सरकार को गिराने के लिए हुए। आज तक भी किसी ने भी सरकार के अच्छे कामों की तारीफ नहीं करी। हर बस ये चाहता है कि हमें वो जगह मिल जाए और ये सरकार हट जाए। तो इसमें क्या है कि इन बच्चों का दोष नहीं है, जो बच्चे आज वहां पे जिन्होंने कल लगा है कुछ भी है, ये उन लोगों के बहकावे में आए हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब चीज बैठ के शांति से निपट सकती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन दंगा करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जिसने इस पार्टी को बना के आज जो भी किया है, उन्होंने विदेश में बैठ के एक नया छोड़ दिया कि हम कुछ करें। क्या होता है देखिए, गलती किसी से नहीं होती। आज इतना बड़ा देश लेके अगर सरकार चल रही है, अब मान लीजिए आप दिल्ली में बैठी हैं, आज इंदौर के किसी झुग्गड़ झोपड़ी में कोई हंगामा हो गया, तो आपकी गलती थोड़ी है इसमें, ये आप तो वहां बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी ऐसी गलतियों के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते। हाँ, सरकार का फर्ज है कि इस तरह की चीजों के अंदर जाके करे, और ये क्यों हुआ वहां तक ठीक है, तो उनको अपना काम तो करने दें आप। अब आप लगे इसका इस्तीफा दे देना, उसका, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या इस्तीफा देने से भविष्य में पेपर लीक नहीं होंगे क्या? तो इसकी देखिए, आदमी के दिमाग की कोई गारंटी नहीं है। तो ऑल इंडिया के लिए आप एक जो सर, प्रोटेस्ट कर रहे ठीक है, हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, जवाबदेही तो तय होनी जवाब चाहिए। देखिए, तो लेकिन मेरा जवाबदेही प्रश्न का ये था कि जब आप इस तरह के माहौल को देखते हैं, तो एक हास्य के कवि होने के नाते मन कितना व्यथित होता है? नहीं, मन व्यथित होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो हमेशा इन प्रोटेस्ट में जिनको चोट लगती है, जो परेशान होते हैं, या जो भी एक मतलब लॉस होता है, वो उस आम आदमी का होता है जिसका इस किरदार से लेना देना कहीं था ही नहीं। वो सिर्फ हमारे इनके कहने में वहां चला गया। आप देखिए, इतनी बड़ा बड़ा हुआ है, कभी भी किसी को, तो किसी बड़े व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होता है, आम आदमी जो होता है उसी को चोट लगती है। तो मैंने आपको बताऊं, जो देश के हालात थे, मैं उस पर एक रचना लिखी है, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। छोटी सी रचना है, उसका शीर्षक है तमाशा बीन। तमाशा बीन क्या है कि सड़क के एक कोने पर तमाशे वाले ने डेरा जमाया, फिर डमरू बजा बजा कर सब लोगों को रिझाया। भीड़ हो गई तो उसने सबको तमाशा दिखाया। भीड़ हो गई तो उसने सबको तमाशा दिखाया। उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक नेता का पुतला बाहर निकाला। उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक नेता का पुतला बाहर निकाला, और भीड़ को बताया, माई बाप, हमारे देश में ये बिना किसी डिग्री के बनता है। माई बाप, ये हमारे देश में बिना किसी डिग्री के बनता है। जमाने का हर आदमी इसको सलाम करता है। झूठे वादे और भाषणों से इसका घर चलता है। सदाई कार्यकर्ता की भीड़ में चलता है। पक्ष विपक्ष कहीं भी इन्हें
हर तरह से कमाते हैं, पक्ष विपक्ष में कहीं भी रहे हर तरह से कमाते हैं, इसलिए ये लोग हमारे देश के नेता कहलाते हैं। इसलिए ये लोग हमारे देश के नेता कहलाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी वहां से चालू हुई, पूरे देश को बोल दिया नेता बन गए, अगला स्टेज शुरू है। फिर उसने झोले में से एक अफसर हुआ पुतला निकाला, बताया सरकारी नौकरी इसकी पहचान है, हर काम में रिश्वत खाना यही इसके मान है, इसलिए हमारे देश में ऐसे लोग नेता के इनकी पहचान है। 100 में से 99 बेईमान है, फिर भी हमारा देश महान है। बहुत सुंदर, 100 में बहुत सुंदर 99 कविता है ना। आपने, बहुत बढ़िया। अब उसने झोले में हाथ डाला और एक धनवान का पुतला निकाला। उसने जादूगर ने झोले में हाथ डाला, एक धनवान पुतला निकाला, बताया लोन के करोड़ों खाकर निकाला दिवाला है, लोन के करोड़ों खाकर निकाला दिवाला है। सारे सरकारी ठेकों में इसी का होता बोला वाला है, हर सरकार के काम ये आते हैं, यही तो देश के कारपोरेट कहलाते हैं। यही लोग जो है देश के कारपोरेट कहलाते हैं। अब जो आखिरी जो बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बताया प्रोटेस्ट करने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी होती है। अंत में उसने एक झोले में हाथ डाल के एक फटेहाल सा पुतला निकाला और कहा, हैरान परेशान ये पुतला आम आदमी है जनाब, हैरान परेशान ये पुतला आम आदमी है जनाब, बरसों से इसको सबने चूसा फिर भी जिंदा है, बरसों से इसे सबने चूसा फिर भी जिंदा है। अरे साहिबान कदरदान मेहरबान देखो गौर से, इसे मैं तो क्या भगवान भी बना के शर्मिंदा है, इसे मैं तो क्या भगवान भी बना के शर्मिंदा है, भगवान भी बना के शर्मिंदा है। इसलिए आम आदमी की कदर यही होती है कि उसे कहीं भी डाल दो, बेचारा पिसता रहता है, चाहे कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे धार्मिक भावनाएं हो। तो कहने का जो मेरा मतलब था, रचना यही खत्म हो गई है कि आम आदमी को हर जगह उपयोग किया जाता है। आज उन बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल, प्रोटेस्ट में बिल्कुल। उपयोग किया बड़ी गया। अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात सर आपने कही है। संजय जी ने भी लिखा है कि सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। पेपर लीक होने के बाद भी रीनीट पेपर हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। धरना प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ। और नरेंद्र सर ने उनसे भी अच्छी बात कही है। सर बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कमेंट के लिए। उन्होंने लिखा है कि वैसे देश में सभी को काम करने की जरूरत है, तो हमेशा सरकार करेगी, वो करेगा, हम कब करेंगे? हमें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। तो सबको काम करने की जरूरत है। सर आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्ततम समय रहता है इनका। सच में सबको काम करने की जरूरत है। और आपकी जो रचना बिल्कुल सही कि आम लोग ही हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत अब मैं गंभीर आपने कही है जी। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज इतने लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट पे ध्यान दे, सरकार नौकरी दे, फलाना दे। आप देखिए हमारे पास में चाइना, चाइना आज से 20-25 साल पहले क्या था। चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गया। वहां के हर आदमी ने अपना एक काम चालू किया, एंटरप्रेन्योर बने, और टेक्नोलॉजी और सब में उन्होंने दुनिया में इतना व्यापार कर दिया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। आज आप सेल्फ डिपेंड बनिए, अपना काम करिए। करने को जब वहां भी इतनी पॉपुलेशन थी जितनी अपने यहाँ भी है, ज्यादा फर्क नहीं है। बट आज चाइना वर्ल्ड की ताकत क्यों बना, क्यों कि वहां पर उनको बताया गया कि आप सेल्फ अपना काम करिए, आगे बढ़िए। आप देखिए बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम करना नहीं चाहते हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं कि आप देखते होंगे कि जो हमारे तमाम दुनिया के जो ये मैकेनिज्म के लोग हैं, मैकेनिक लोग हैं, जो तैयार होते हैं किसी भी मतलब वो धर्म में है, लेकिन आप देखेंगे बचपन से उनको सिखा दिया जाता है कि आप टेक्निकल अपने हाथ का आगे बढ़ाओ, आप कहीं भी दुकान खोल के खड़े हो जाओगे, आदमी आपके पास आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह से बच्चों को तैयार करे कि भाई सर परीक्षा अपनी जगह ठीक है। बचपन से बिल्कुल सही सर। सर बचपन से हमने एक चीज सुनी है कि जो सरकारी नौकरी करता है, ये मेरे पापा कहा करते थे और भी दादा दादी के समय से, कि जो बिजनेसमैन होता है उसका घर ज्यादा खुशहाल होता है। जो नौकरी करता है 20 दिन के बाद उसकी हालत बद से बदतर धीरे धीरे, क्योंकि सैलरी खत्म हो जाती। तो कहने का मतलब ये था कि जो अपना व्यापार करेगा वो हमेशा खुशहाल रहेगा। तो वही चीजें आज भी लागू होती हैं। और बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात अगर मैं हम मैं करें, उसी में स्टार्टअप मैं की उसी बात में मैं जी देखिए मैं जी उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जी ये जी मैंने बताया कि अगर आपके बचपन से अपने से बच्चों के अंदर कोई स्किल डाल दीजिए, मान लीजिए, तो उससे क्या है, बच्चों के अंदर टेक्निकल हैंड तो हो ही गया। वो पढ़ने के बाद में उसको हेजिटेशन खत्म हो जाता है कि यार मैं ये कैसे करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं क्या करूं। तो वो उसके पेड़ों में बेड़ियां पड़ जाती है। उधर व्यापारी क्या क्या होता है, अगर दूध वाले का बच्चा है वो दूध बेचने जाएगा, डेयरी पे पढ़ाई भी करेगा, उसको शर्म नहीं आएगी।
अगर व्यापारी कोई किराने की दुकान है या जनरल व्यापार है, बच्चा स्कूल से जाने के बाद वहां बैठेगा। हमारे देश में आपने देखा होगा आजादी के बाद सिंधी कम्युनिटी किस तरह की थी। सिंधी जब इंडिया में आए थे, क्या था, बेचारे रिफ्यूजी थे, लेकिन उनने किसी भी काम में शर्म नहीं करी, किसी भी चौराहे पे बैठ गए, पढ़ाई भी करी साथ साथ में। ऐसे कई लोग हैं जो मैंने देखा है कि कई बड़े बड़े पोस्ट पे भी गए हैं ये। तो बिजनेस के साथ साथ उन्होंने क्या किया, पढ़ाई करी, पढ़ के भी अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया व्यवसाय को। तो कहने का मतलब कि नौकरी वाले घर में एक नौकरी करता है, 5 जने जो है उसको खाते हैं। व्यापारी घर में 5 लोग हैं तो पांचों अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, तो उनके यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो एज कम्पेयर टू मजबूत होती है। तो हमारे यहाँ ये जो गलती एजुकेशन सिस्टम की भी है, पेरेंट्स की भी, हम बोलेंगे कि आप बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ आप सब देते हैं। एक एक पेरेंट्स बच्चे को एजुकेशन करता है, महंगी कार के लिए वो इंस्टॉलमेंट देने को तैयार है, महंगे मकान के लिए, लेकिन ये नहीं सोचता कभी कि बच्चे को हम टेक्निकली डेवलप करें अभी से, ताकि कल को इसको नौकरी धंधा ना मिले तो ये एंटरप्रेन्योर बन के अपना काम चालू कर सके। चाइना में क्या होता है ये कि हर चीज देखिए आप, चाइना की हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं कि चाइना में सस्ता पड़ता है। अरे भाई ये चीज अपने आप ही करें ना हम। एक को बोले कि भैया तुम अगरबत्ती बनाओ, एक को बोले तुम डिब्बा बनाओ, हम लेंगे। गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि आप एक एक पार्ट बनाओ, हम लेंगे आपको। जापान में क्या होता है, आपको याद है जो घड़ी आती थी, घड़ी का एक एक पुर्जा, घड़ी का एक एक पुर्जा जो है अलग अलग लोग बनाते थे, सरकार उसको लेके बड़ी कंपनी को देती थी, वो उसको असेंबल करके मार्केट में निकालती थी। हर हाथ को रोजगार मिलता था, और उससे कभी ये नहीं आता था कि हमको नौकरी दो, धंधा दो। देखिए हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर हो भी जाएगा तो क्या होगा, देश के आप देख रहे हैं जितने भी स्कूल कॉलेजेस खुले हैं बड़े बड़े, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, मैक्सिमम ये कॉलेजों में अगर आप देखेंगे तो नेताओं के कॉलेज स्कूल हैं, वो पास करके निकालते हैं, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये कि आप, बच्चा अगर छोटा है, 5 साल का होता है, उसके अंदर स्किल डाल दीजिए आप। जब उसके अंदर स्किल आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि वो हमेशा जब बड़ा होगा तो जब वो बड़ा होगा तो वो अपने काम को हमेशा अच्छे से करेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चे में बचपन से वो चीज डाल दे कि शुड बी सेल्फ, अपना कुछ भी करने के साथ एजुकेशन भी रहे, और साथ में ये कि भी कभी ये नहीं मिला तो अपना कोई काम कर सके। दैट इज आई थिंक बेनिफिशियल फॉर द एवरीबॉडी। तो आपको इस तरह की प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़रूरी बातें हैं और ये बातें सभी को समझने की ज़रूरत है, सिर्फ़ बच्चों को नहीं, बच्चों के माता-पिता को भी। सभी को, एंटरप्रेन्योरशिप यस, बहुत बिल्कुल। जी, और कुछ संदेश और हम तक पहुँच रहे हैं सर। अभी वर्तमान में यूपी में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सरकार की तरफ से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सारे लोग फेमस चीज़ें को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हर राज्य में होना चाहिए, धीरे-धीरे परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन हर हाल में मुझे लगता है कि अच्छे के लिए ही होता है और होना भी चाहिए। मैं मैं सर आपकी आपकी बात बात थोड़ा काट, हाँ, जी, मैं जी आपको एक बोलिए, बात बोलिए। बोल रहा था। आप आपकी इसी बात के लिए, आपने जी, पिछले 2014 के बाद से देश का डेवलपमेंट देखा होगा, और मोदी जी ने हमेशा विपक्ष को ये बोला कि मैं अच्छे कामों के लिए आप आगे आइए, आगे आइए। लेकिन जितने भी अच्छे काम हुए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी विपक्ष ने पक्ष की जो है पीठ नहीं चलता है कि आपने काम अच्छा किया है। जो मुद्दे कांग्रेस की जमाने से अटके हुए थे उनको निपटाते गए और सॉल्यूशन देते गए, और विपक्ष ने कभी भी साथ में खड़े होकर ये नहीं कहा। जबकि मोदी सरकार हमेशा ये कहती थी कि आप हमारे साथ में आइए, काम करिए, आप भी अच्छे लोग हैं। पर आपको हमेशा देखा होगा इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। तो इससे क्या होता है कि पार्टी की छवि जो है अपने आप खराब होती है। भाई अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर आपके घर में बच्चा अच्छा काम करता है, हम अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अप्रिशिएट तो करें कभी भी। लेकिन अगर आप हमेशा उंगली उछालते रहेंगे तो जनता भी समझ जाती है आज की डेट में कि इनका काम केवल अच्छा है बुरा करें, उंगली उछालना है। क्योंकि इसको कह सकते हो आप कि भाई इन्हें सत्ता का लालच है। नहीं तो आज अगर आप अपने पड़ोसी का बच्चा अच्छा करता है, वाह, हम कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्या तारीफ तो कर ही देते ना। तो ये जो चीज है कि अगर आपको एक मजबूत देश चाहिए तो विपक्ष को सरकार के साथ में, जहाँ गलत है वह रोकना ठीक है, लेकिन जहाँ अच्छा काम किया है वहां आपको मिलके उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। जी, बहुत सही कहा आपने सर। सर कई मंचों पर आपने एंकरिंग भी की है और गाने का बड़ा शौक आपको रहा है। तो सर गाने का शौक कब से रहा और कैसे आपने गाना गाया और मतलब कहीं देखिए सीखा या ग्वालियर घराना जो है, वो ग्वालियर घराना जो है संगीत के मामले में बहुत आगे है, तानसेन।
मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो बहुत बड़े सिंगर हैं। आज भी उनका दिल्ली बॉम्बे वगैरह से रिकॉर्डिंग, अभी 8 दिन पहले ही दिल्ली यूपी से उनका रिकॉर्डिंग होता है। तो वो बहुत बड़े सिंगर थे और वो ऑर्केस्ट्रा में जाया करते थे उस सर जमाने में। हम मैं उनके जानना चाहेंगे आपके बड़े भाई साहब का नाम, ताकि दर्शकों को भी पता चले। रविंद्र शर्मा के नाम से आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अच्छा। रविंद्र शर्मा के नाम से बहुत भजन मिलेंगे आपको उनके, और अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग जारी है। तो वो बहुत अच्छे भजन सम्राट भी रहे एक तरह से। पर वो क्या था कि केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने नौकरी करी, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती तो उसको एकदम खुल के सामने तो नहीं आए, बट वहां भी वो संगीत के ही प्रोफेसर रहे और संगीत के टीचर रहे, बच्चों को संगीत सिखाया। तो हमारे परिवार में क्या पहला जीन्स तो उनसे आया थोड़ा सा। हमारे दादाजी भी जो थे वो संगीत में कथाएं किया करते थे जमाने में, ब्राह्मण होने के नाते, है ना, राजाओं के जमाने में। तो वो वहां पे आया, तो उनके कारण से बड़ी जो दीदी है, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो सबको गाते ही गाते देखा है उनके कार्यक्रम। तो मुझे एक वो कहते थे बाथरूम सिंगर का बड़ा शौक था। मैं बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर का शौक था। फिर मैंने इंदौर आने के बाद में अपना खुद का एक ऑर्केस्ट्रा खोल दिया नौकरी के साथ साथ। तो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कर डाले। तो वो मंच पे रहते थे। आई वॉज एंकरिंग एंड स्क्रिप्ट राइटर, किसी भी प्रोग्राम सर की हम एंकरिंग जो थोड़ा थी। सा जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप गुनगुनाना चाहें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, गुजारिश है सर। बिल्कुल। आज के वैसे गला साथ नहीं दे रहा है क्योंकि अभी 2 दिन सर्दी खांसी हुई पड़ी है मेरे को, पर कोशिश करता हूँ मैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। गला लग रहा है अभी थोड़ा सा क्या। और कोई बात नहीं। एक मुकेश जी का एक गाना है, उसका भी मुझे बड़ा पसंद है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अच्छा, इसकी कुछ लाइनें जो है मुझसे मैच करती है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। गले बहार के लिए तो जिंदगी, मीठे बहार के लिए है वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सर ये तो गाना मेरा भी फेवरेट है और मेरे बेटे का भी फेवरेट है। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। और ये गाना आपको कुछ दूसरों के लिए करने के लिए जो प्रेरणा देता है ना, ये वो गाना बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना मैं आपको। जी। जैसे मैं जनरली लाफ्टर योगा में जाता ही था, प्रोग्राम करता था, तो मैं शुरुआत ही इससे करता था कि जिंदगी में गाने हंसी से क्यों बने हैं। वो शायद इसीलिए बने हैं कि उन गाने, हम अगर फिल्मों की बात करें, इसीलिए बने कि आप अपने तनाव को दूर कर दो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। इसमें हंसी है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, इतनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो कहने का मतलब ये कि आप अपना काम करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि चाबी तो उसी की भरी हुई है। आखिरी दिनों में आपने देखा होगा, मेडिकल लाइन में मैं देखता हूँ कई लोग आखिरी वेंटिलेटर पे इसलिए पड़े रहते हैं कि उनका पैसा है और हॉस्पिटल को उससे पैसा लेना है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है कि हम जितना पल गुजारे हंसी से गुजारे। वो वेंटिलेटर उस वक्त काम नहीं आता है जब उनका बुलावा आ जाता है। तो बिल्कुल बेहतर सही है कि कहा। आप, हाँ, बिल्कुल सही। तो बेहतर यही कि जब आपको इतनी चाबी भरी राम ने ऊपर चले खिलौना वाला किरदार है, तो आप इस खिलौने को हमेशा हंसने में, मस्ती में रखिए, तनाव को अपने आप से दूर भगाइए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं कभी एक किसी से झगड़ा हो गया मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ लाफ्टर योगा की ओर थोड़ा बताता हूँ मैं। हम एक प्रकार का लाफ्टर करवाते हैं, उसको बोलते हैं सास बहू का लाफ्टर। सास बहू में हमेशा लाफ्टर होता है, तो उसमें लगते हैं आरोप।
अब अगर सास ने मान लीजिए बहू पे कुछ आरोप लगा दिया और बहू ने उसका जवाब हंसते हुए दिया, तो आप देखिए झगड़ा कैसे बदलता है। हम उसको बोलते हैं सास बहू लाफ्टर योगा। अब झगड़ा में हमेशा उंगली ही चलती है। अब सास बोल रही है ये करके, अगर वो हंसते हुए करेगी और बहू जवाब देगी तो आपकी हंसी अपने आप निकलेगी। बहू भी करेगी। तो क्या होता है कि ये है मेडिकल बेनिफिट कि आप रोज सुबह अगर 15 मिनट लाफ्टर योगा करते हैं। अब मैं उसको आपको लाफ्टर योगा का थोड़ा सा मेडिकल बेनिफिट बता दूं। आप सुबह सुबह अगर सबसे पहले आप हंसी करेंगे, ब्रेन आपका जो है, तो ये ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन की कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको हाथ से जोड़ देंगे तो आपके अंदर एक सुबह सुबह हैप्पीनेस आती है। क्या होता है, आदमी बोलता है कि भाई हमको कैसे हंसे, क्या करें। अरे आईने से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। गम हो या खुशी, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपको स्वयं अपना दोस्त दिखेगा। आप सुबह सुबह हल्के हाथ से आपका ब्रेन खुल जाता है। उसके बाद में आप अपने गालों का मेकअप जो करते हैं, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हैं आपकी जितनी भी बारीक बारीक मसल्स है गाल के अंदर, ये खुल जाती है। इसके बाद में हमें करवाते हैं डमरू लाफ्टर। डमरू लाफ्टर में क्या होता है कि अभी मैं आपको वैसे खड़े होकर करते हैं इसको, लेकिन मैं आपको छोटे में बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पे आ जाता है। तो महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लाला अगर आप रोज करते हैं तो आपके झुकने से ब्लड जो है वो सीधा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर उसको झुक के, उसको हम बोलते हैं डमरू लाफ्टर। उसमें डमरू की तरह मुंह से आवाज निकालनी, लेकिन चेहरा पूरा नीचे आता है तो पूरा ब्लड नीचे आ जाता है। दोनों हाथों को घुटने पर रख के पूरा झुकना पड़ता है और यूं से ये डमरू लाफ्टर है। लेकिन आप जो ये डमरू की आवाज निकालते हैं, ये आपके पूरे इस चेहरे के अंदर वाइब्रेशन करता है, यहाँ वाइब्रेशन करता है, और ये वाइब्रेशन आपके यहाँ होता है। और जब आप नीचे झुकते तो पूरा ब्लड इस तरह से आता है। तो आपके चेहरे पे अंदर किसी भी प्रकार का जो, अगर आप डेली करेंगे इसको, तो आपकी ब्यूटी एज कम्पेयर टू ब्यूटी पार्लर नेचुरल बढ़ जाती है। तो ये होती है लाफ्टर्स के अंदर क्रियाएं। फिर बहुत एक होता सुंदर है, आपने। जी, जी सर, बोलिए, बोलिए सर। अब एक आपने देखा होगा कि जैसे आपका दिल्ली की परोठे वाली फेमस है खाने पीने के मामले में, ऐसे हमारा इंदौर भी चटोरों का नगर बोलते हैं कि खाना पीना अगर आपको बहुत खाना है तो इंदौर उसी के लिए है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने देखा कि जैसे आदमी सुबह उठता है, सुबह से लेके रात तक वो डस्टबिन की तरह पेट के अंदर खाया चलता है। उसको ये नहीं मालूम क्या कब खा रहा है वो। सुबह उठेगा, चाय पिएगा, बिस्किट खा लेगा, फिर 8 साढ़े 8 बजे जाएगा दुकान पे, पोहे समोसे कचौरी खा लेगा, फिर उसके वो ठंडा भी पी लेगा, गर्म भी पी लेगा। तो कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि चेस्ट पे कंजम्पशन जम जाता है, फिर ठंडा गर्म घी वगैरह रात के 10-11 बजे तक भी उसका खाना पीना चलते ही रहता है। हमारे यहाँ पे सराफा खुल जाता है तो वहां भी जाए। तो दूसरे दिन कंजप्शन जब जम जाता है तो उसके यहाँ पे, तो अब उसको कैसे हटाएंगे आप रोज। तो उसका तरीका है कि कौन सा लाफ्टर किया जाए। तो उसके लिए हम बिना आवाज की एक हंसी सिखाते हैं लोगों को। वो क्या होता है, उसमें किसी प्रकार की हंसी की आवाज नहीं निकलती है। उसमें आपको सीधा लाफ्टर करना है इस तरह का। जितना आप करेंगे यहाँ आपके प्रेशर आएगा। आपको अगर खांसी आने लगी मतलब आपके कंजम्पशन जमा हुआ है। लेकिन अगर आप डेली करेंगे तो ये पोर्शन आपका साफ रहेगा, आपके लंग्स मजबूत होंगे। तो ये लाफ्टर योगा में कैसा है, ये हो गया। दूसरा एक लाफ्टर और होता है, आपने देखा होगा कहीं भी। अब ये तो देखिए हम लोग आज थोड़ा सा एक नई जनरेशन के साथ जी रहे हैं। आपकी मदर ग्रैंड मदर कभी रही होगी, घर में कोई फंक्शन या कुछ भी होता था, जबकि अपने घर में लोग आते थे, तो घर में शादी हुआ तो क्या होता था कि सबसे पहले महिला का गला बैठता था, आदमियों का भी गला नहीं बैठता था। पहले दिन गले में आवाज सामान्य रहती थी, अरे आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। दूसरे दिन थोड़ा सा और मोटा बनाता, हाँ ऐसा हो गया। चौथे दिन तक आते आते मंगल का उसकी आवाज ऐसी निकलती थी, हाँ, 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 ये इस तरह बिल्कुल की सही आवाज, कह रहे हैं, है बिल्कुल ना। सही। है ना। तो ये इसलिए होता था कि गले की जो अपनी वोकल कॉर्ड है उस पर स्वेलिंग आ जाता था बातें करते करते, क्योंकि सारा स्ट्रेस उस महिला के कि कौन मेहमान आएंगे क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल, वो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब उसको आप कैसे ठीक करेंगे। अब अगर आप उन दिनों में या पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे तो आप यूं करें, आप अपने गले से हंसने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल है।
मुंह को बंद रखना है, गले से हंसना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप करके देखिए, आपको गले पे प्रेशर आएगा। करिए आप भी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मुंह बंद करके आप करके देखिए थोड़ा सा। ऐसा, ये हाँ, जो गले किया पे था प्रेशर ये आ रहा आपने। है, हाँ, आ रहा है, आ रहा है। तो ये अगर आप रोज करते हैं तो इससे आपको एक तो थायराइड नहीं होगा कभी जल्दी, थायराइड से बच जाएंगे आप, आपकी जो कॉर्ड है वो बढ़िया रहेगी आपकी। तो ये सब चीजें क्या है कि ये हम क्रिया रोज गार्डन में करवाते थे, तो अगर आप इसको आप रोज करेंगे तो ये जो टेम्परेरी गला बैठने की जो समस्या होती है वो नहीं होगी, क्योंकि आपके गले को रोज हंसने की, बोलने की और ये सब करने की, एक्सरसाइज की आदत हो गई है। तो वो जो स्वेलिंग एकदम हो जाता है, कैसा होता है कि नॉर्मल वे में महिला के ऊपर काम का बोझ पड़ा, उसका बोलना बढ़ गया, बच्चों से, रिश्तेदारों से, सबसे, वो कॉर्ड पकड़ के वहां पे वो स्वेलिंग आ जाता है। और अगर आप ये एक्सरसाइज रोज करते सर, रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली है और आज बहुत सारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा इससे। और हमारे साथ रेखा रत्नानी जुड़ गई हैं, ये भी हमारी किरदार रह चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ रेखा जी। लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और बहुत सारे संदेश उनके आए हैं। और संगीत के बारे में आपने जो कहा, उन्होंने अपनी सहमति जताई है। गायत्री शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, जब कभी आप किसी मंच पर गए होंगे जहाँ पर हास्य या व्यंग की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, कई बार क्या होता है कि हमको उस तरह का रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती दर्शकों की तरफ से जो हम चाहते हैं। बेशक हमने अपना 100% दिया हो, वो जो एक डिसअपॉइंटिंग होती है, एक खिन्नता होती है, या उसको ओवरकम आपने कैसे किया? कभी मंचों पर इस तरह की कोई घटना घटी आपके साथ? नहीं नहीं, हुआ क्या कि मैंने हमेशा ऐसे किरदारों पे लिखा, मेरी रचना हमेशा ऐसी रहती थी कि जो हमेशा लीक से हटके रहती थी। तो कुछ ऐसा रहा हमेशा, भगवान गणपति बप्पा की मुझ पे ऐसी कृपा रही कि मैं आशु कवि होने से क्या है कि माहौल को देख के इमीडिएट लिखता था। तो कई बार क्या होता था कि रचना के साथ में वो जोड़, तो मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मेरी रचना को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हो। मतलब कई जगह होता है कि पब्लिक नहीं हंसती है, लेकिन क्या है, मैं हास्य और व्यंग को मिला के लिखता था। तो मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि जिस तरह से कभी, जैसे मैं एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ कि कवि को देख के लोग पहले खूब एनर्जी खाते थे एक जमाने में, अरे कवि कवि है, सड़ाएगा, ऐसा करेगा, बोर करेगा। तो उस रचना को भी शीर्षक बना दिया अपन ने कि एक श्रोता एक कवि के यहाँ फंसा, एक श्रोता एक कवि के यहाँ फंसा, कवि उसको देख के हंसा, फिर उसको उस पर दया आई, उन्होंने 2 कप चाय मंगाई, खुद ने भी पी, उसे भी पिलाई। फिर कवि जी कुछ मूड में आए, उनने 25 गीत और 75 मुक्तक सुनाए, उनने 25 गीत और 75 मुक्तक सुनाए। श्रोता बोला, अच्छा अब मैं चलूं? पीछे से एक पहलवान का स्वर आया, बैठे रहिए। बोले आप कौन है? बोले मैं कवि जी का नौकर हूँ, इसी बात की तनख्वाह पाता हूँ, जबरदस्ती गीत और मुक्तक सुनवाता हूँ। मैं कवि जी का नौकर हूँ, इसी बात की तनख्वाह पाता हूँ, जबरदस्ती गीत और मुक्तक सुनवाता हूँ। श्रोता कुछ देर और डटा रहा, बोले साहब अब तो मैं चलूं? पीछे पहलवान का स्वर आया, आप अभी से जा रहे हैं? इनके पिताजी भी कवि हैं। इसके बाद वो आ रहा है। तो कहने का ये कि कवि की इसमें, तो आपकी रचना हमेशा एक ऑडियंस को देख के रहती है। तो बेहतर ये होता है कि एकदम ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला कि मैं मतलब मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने करंट अफेयर्स पे ज्यादा लिखी है, मतलब तो क्या लोगों को हंसी आती थी। आपको याद होगा हर्षद मेहता कांड जो दिल्ली से हुआ था, तो वो इतनी पुराना हुआ था, लेकिन वो मेरी रचना लोगों को बहुत पसंद आई थी उस जमाने में कि भाई हर्षद मेहता ने जो इतना बड़ा कांड किया था, मतलब फाइनेंस का घपला इसको बोलते हैं। तो उस पे छोटी सी एक रचना आपको सुना रहा हूँ मैं कि मेरे एक मित्र मुझे कई सालों के बाद मिले, मुझे देखकर गोभी के फूल से खिले। मेरे एक मित्र मुझे कई सालों के बाद मिले, मुझे देखकर गोभी के फूल से खिले। बोले कैसे काटे तुमने जिंदगी के लम्हे? मैंने कहा तुमसे बिछड़ने के बाद घर वालों ने कर दी थी तुमसे बिछड़ने के बाद मिली एक नौकरी, घर वालों ने बीबी के रूप में बांधी एक छोकरी। दिन कट रहे थे अच्छे, बाद में हो गए 3 बच्चे। आजकल मैं उन्हीं को पाल रहा हूँ, गृहस्थी की गाड़ी संभाल रहा हूँ। आजकल मैं उन्हीं को पाल रहा हूँ, गृहस्थी की गाड़ी संभाल रहा हूँ। दोस्त बोला एक तो ये परिवार नियोजन, ऊपर से महंगाई, तुमने भी 3-3 बच्चों की फौज लगाई। अच्छा बताओ इन्हें क्या बनाने का इरादा है? अच्छा बताओ इन्हें क्या बनाने का इरादा है? मैंने कहा मुझे क्योंकि आजकल रोजगार का तो बड़ा ही मामला है, जैसा भी
अपन देख रहे प्रोटेस्ट चल रहा है कि रोजगार का तो बड़ा ही मांदा है। मैंने कहा इनके भविष्य की चिंता नहीं, मुझे नहीं, आज के माहौल में मैं कहीं फिट कर दूंगा, कहीं ना कहीं मैं इस देश का मान बढ़ाऊंगा, एक को नेता, एक को अभिनेता, एक को हर्षद मेहता बनाऊंगा। अब अगर आपके परिवार में 3 किरदार हैं तो गरीबी कभी आनी नहीं है, नेता, अभिनेता और हर्षद मेहता, तो कहां से गरीब हो जाएंगे आप? तो बहुत बहुत एकदम ऐसा। बहुत बड़ा व्यंग्य, बहुत बड़ा व्यंग्य। जी, बहुत सुंदर। तो इसीलिए मेरी रचना हमेशा ऐसी रही कि जिनमें भली शुरू शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं एंड करता था मेरे व्यंग से तो बहुत तालियां बटोरी मैंने, आपके आशीर्वाद से, सर भगवान के सबसे आशीर्वाद अच्छी, से। जी सर, सबसे अच्छी बात आज ये पता चली कि सिर्फ कहते ना कि हास्य योग है, या हंसने का जो एक होता है, तो हम हमेशा सोचते थे कि एक आध स्टेप होते होंगे और इससे बस ठीक है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन जो कलाएं आपने आज सिखाई हैं वो हमने पहली बार इस तरह के मंच पर अभी देखी अभी हैं। और अभी मैंने आपको, अभी तो मैं चेहरे तक आया हूँ, बाद में इसमें शोल्डर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, घुटने भी है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हम रोज एक्सरसाइज में करवाते रहे हैं क्या। और मैं जी, अब ये मैं क्या सारी है कि चीज़ें हमें आज पता चली हैं। और सर आपने कुछ विज्ञापनों में भी काम किया है, तो वो हाँ, आपका अनुभव कैसा था हमारे दर्शकों से साझा करें? देखिए मैं थिएटर आर्टिस्ट भी रहा हूँ बचपन से ही, बहुत सारे नाटक किए हैं मैंने। तो थिएटर नाटक आज भी मतलब करता रहा, अभी कुछ सालों से ये लॉकडाउन के बाद से फिर थोड़ा सा फैमिली में कुछ वाइफ को एक वो हुआ था, तो उसके बाद से छूटता चला गया, फिर मैं अभी कंटिन्यू नहीं करवाया। तो उसको देखते देखते एक्टिंग तो भगवान की दया से थी ही। तो एक हमने मतलब एक इंटरनेशनल एंटी स्मोकिंग पे एक फिल्म बनी थी। तो उसमें मतलब वो पिक्चर में आवाज बिल्कुल नहीं थी, साइलेंट मूवी थी। उसमें मुझे यमराज का रोल मिला था और मैंने उसमें यमराज का किरदार बहुत अच्छे से निभाया था। तो वो भी मतलब काग इंटरनेशनल में गई थी और शायद चौथा पांचवा नंबर उसको लगा था, जिसने बनाई थी उसके लिए। फिर एक एड फिल्म आई थी वे, एक इंस्टीट्यूशन संस्था के लिए, वहाँ प्रिंसिपल का रोल मैंने किया था। तो प्रिंसिपल का मुझे उसमें एक रोल मिला था कि भाई उसका एड बना था, एक कोचिंग संस्था थी उसके लिए। एक ऑयल था उसके लिए मैंने किया था। पर वो जैसे जैसे मौका मिलता गया मैं करता रहा। और फिर पर वो है ना कि इन सब लाइनों के लिए डेस्टिनी बहुत मायने रखती है। अगर आपका लक थोड़ा सा होता है तो फिर आप एकदम रॉकेट की तरह बाहर हो जाते हैं। तो बस जब जब मौका मिलता रहा मैं करता रहा। मैंने एक जी। मालवा के शोले, मतलब वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बनती है, उसमें भी इंस्पेक्टर का रोल किया है मैंने। मालवा के शोले ओरिजिनल पिक्चर बनी थी। तो जहां तक मिलता रहा एज ए कलाकार, थिएटर तो थिएटर भी किया है, लाफ्टर योगा है, साहित्य मेरे साथ में है ही, और संगीत चलता रहता है क्या। जबकि ये सब साइड में ही किया मैंने। मेन प्रोफेशन मेरा मेडिकल का था। आई वॉज सर जनरल एक मैनेजर बात, मार्केट। जी, एक यस। बात और मैं आपसे चाहती हूँ कि इस बात पर ज़रूर आप गौर करें और ह थोड़ा अपने अनुभव, सर चूँकि ठीक है, आपने कहा कि वंशानुगत आपके साथ ओबेसिटी रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ओबेस होते हैं या हो जाते हैं। उनको बहुत हाँ हाँ। बुली चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा परिवार में भी, दोस्तों के साथ, स्कूल में, हर जगह। तो सर वैसे चाहे वो सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, और भी लोग होते हैं, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जिनको कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जाता है समाज में, मोटा-मोटा हाँ, बोलकर। तो सर वैसे लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं तो आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि बोला जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आज ही मोटा हूँ, लेकिन डेली मैं पिछले 25 साल से 1.5 घंटे स्विमिंग करने जाता हूँ। स्विमिंग करता हूँ डेली, आज भी 12 महीने करता हूँ। योग प्राणायाम भी करता हूँ। तो आप सबसे पहले तो फिटनेस पे ध्यान दें। क्यों? जितना आप फिटनेस पे ध्यान देंगे, जितने आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बॉडी शेप तो क्या है कि ये आपके हाथ में नहीं है। मतलब मैंने सारे धक्करम करके देख लिए, उसका एक ही सॉल्यूशन है, बेरिएट्रिक सर्जरी का बोलते हैं लोग बाग। मैं मेडिकल लाइन में हूँ, लेकिन बेरिएट्रिक सर्जरी भी जब तक की सक्सेस है, जब आपने करवा लिया, उसके बाद के परिणाम तो और बुरे हैं। जब भगवान ने आपको जो चीज दी है, पेट वगैरह है, अगर आप उसको काट के थोड़े दिन रखेंगे, फिर आपका अगर खाना पीना छूट गया, वो फिर बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप प्रकृति के साथ चले। दुबले हो पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप हमेशा फिटनेस पे ध्यान दें। जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, योगा है, प्राणायाम है, ये करते रहें। दूसरा, जैसे मैंने क्या किया कि हमारे को लोगों ने मोटा, मुझे भी बोला बचपन से, मोटा है ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने मोटे को अपने हाथ से जोड़ दिया।
अपने एक गाने पे अपने मोटापे पे 4 लाइन बना दी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब मैं कवि सम्मेलन में जाता था, मैं कवि सम्मेलन करते-करते मैंने करते 20-25 साल बड़े कवि सम्मेलन में, तो शुरुआत क्या है कि मुझे देख के लोगों को हँसी आती थी। तो 4 लाइन मैंने क्या लिखी मैं आपको सुनाता हूँ। जो गाना आपने सुना होगा बाबुल की दुआएँ लेती जा, क्योंकि आज गला ठीक नहीं, पर मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। तो अपने आप को हाथ से जोड़ के रखा कि नाज़ों से इसे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह, मेरे बाग की ये मोटी डाली, इसे हर दिन नया आहार मिले, खाने की दुआएं लेता जा, तुझे जाके नया बाजार मिले। क्या होता है कि आप अपने हास्य को, अपने आप को हास्य से जोड़ के रखोगे, तो लॉटरी इज द बेस्ट मेडिसिन, मैं आपको बोलता हूँ। तो व्यक्ति हंसेगा। बाकी किसी के बोलने से क्या होता है, क्योंकि अगर आप अंधे को अंधा बोल भी दोगे तो सत्य है ना, क्या ये आदमी की मानसिकता को शो करता है। बाकी अगर आप देखें, अभी वो कीकू आ रहा है कपिल शर्मा में, डॉक्टर हाथी आए थे अपने उस प्रोग्राम में, तारक तारक मेहता मेहता का में। उल्टा चश्मा, है ना। जी। हमारे वो जो सिंगर है बहुत बड़े, जो अच्छी खासी ऑब्वियस थे, है ना। फिर वो गणेश जो जो बेस्ट बबीता। कोरियोग्राफर है, हाँ, है ना, सरोज सिंह। गणेश आप देखिए आचार्य। कितने जी। हाँ हाँ, आचार्य जी। तो बड़े बड़े लोग जो है ये सब ओबेस थे, लेकिन कहाँ नाम कमाया उन लोगों ने। अदनान बिल्कुल। स्वामी है। तो हम्म। ऐसा नहीं है, आपके अंदर किरदार है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। आप कोशिश हर कोई करता है अपने लेवल पे, ऐसा नहीं कि नहीं करता है क्या, कि भाई बहुत हर सुंदर कोई सर। भी। तो बेहतर ऐसे बड़े बड़े जो किरदार है, जिन्होंने नाम कमाया है क्या, तो सर आने मैं वाले सोचता हूँ समय कि में जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग हमारे सामने हैं और जो जिनको हम देख पा रहे हैं ओबेसिटी है फिर भी सक्सेसफुल हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, ना कि जो बुली करते हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत सुंदर हाँ, बात कही है। सर भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए अब तो क्या है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने लाइफ की दूसरी पारी खेलने में आ गया हूँ। आई हैव टू क्रॉस द 60 कम्प्लीटली, है ना। तो अब क्या है कि उसके बाद में अपना तो ये कि आज भी अपन जो स्विमिंग पे जाते हैं, वहां भी अपना उद्देश्य सबको हंसने हंसाने का रहता है। अपनी अपनी जो मेरी जो रूटीन जॉब चलती है, वहां भी मेरा यही काम रहता है। बस संदेश ही देना चाहूंगा लोगों को कि तनाव अगर आप पालेंगे, तो आपको क्या होगा कि हमेशा बीमारियों का घर बन जाएगा। बेहतर है आप हंसते रहें, मस्त रहें, और हंसते हंसाते रहें जहां आपको मौका मिले। आपने तनाव को जीत लिया मतलब सब जीत लिया। क्योंकि आपने सुना होगा फलाने बच्चों को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये इंसान की पाली हुई बीमारी है। आप अपने ग्रैंडफादर मदर को पूछिए, उनने कभी डिप्रेशन नाम का सुना? अवसाद कोई बीमारी थोड़ी है, ये इंसान ने खुद ने पाली हुई बीमारी है। तो अवसाद में डॉक्टर के मेडिकल साइंस में भी कोई दवाई नहीं है। वो आपको नींद की गोलियां खिलाएगा कि आदमी सोया पड़ा रहे घर में। लेकिन कभी आपने उस बंदे के साथ में बैठ के बातचीत करी, उसके साथ हास्य विनोद किया, धीरे धीरे उसका ब्रेन जो है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ब्रेन के लिए केवल 2 एक्सरसाइज बनी हुई है। बताइए कौन कौन सी? बाकी बॉडी पे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, हाथ की, पैर की, पेट की, बहुत सारी है। ब्रेन की केवल 2 एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन को हमेशा खोलती है। आप बता पाएंगे कौन कौन सी है? नहीं सर, हम जानना चाहेंगे, उत्सुकता है जानने की। तो बताएं। ब्रेन की 2 ही एक्सरसाइज है। एक तो सुबह उठते से ही आप लाफ्टर योगा करें, 10 मिनट करें। बेड से उठने के बाद स्वयं आईने के सामने, किसी को मत देखिए, आप अपना बेड बंद करिए, या तो गार्डन में जाइए, पार्क में आजकल तो सब जगह होने लग गया है। आपकी दिल्ली में भी हमारे लोग हैं जो वहां पे है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गार्डन नहीं जा सकते हैं, अपने आईने को अपना बनाइए, आप 10 से 15 मिनट क्लैपिंग करके हंसते रहिए, धीरे धीरे आपके हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा। उसके बाद भी इसकी दूसरी एक्सरसाइज है ब्रेन की, वो है मेडिटेशन। बस आप जितना मेडिटेट करेंगे अपने आप को, जितना धीरे धीरे फोकस करते हुए किसी एक चीज पे यहाँ से लेके आएंगे, ये 2 एक्सरसाइज आपके ब्रेन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। और ये करने से आप देखेंगे, आप जिस दिन आपने डॉक्टर योगा और अगर ये धीरे धीरे मेडिटेशन किया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको दिन भर आपका कितना अच्छा निकलेगा, आपको समझ में आएगी कल मैंने क्या था आज है। और क्या होता है, हंसने से सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आप का नेचर कुड़ने वाला होगा,
यानी आप ऐसा शाही है या आप में एक अपना ईगो है, तो फिर हमारा कोई अपना तो बैठना नहीं सबसे बड़ा। चाहता साथ में, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हँसता और खेलता रहता है उसके पास लोग ज़्यादा बैठना चाहते हैं और हाँ, बातें करना तो चाहते हैं। आप ही देखिएगा कि ऐसा कहते हैं ना कि जो हंसता है उसी के घर बसता है, ऐसा कहते हैं क्या। तो बहुत सही कहते हैं लोग। जी। तो सर इसीलिए कि जी, बोलिए सर, बोलिए। तो क्या होता है कि आप हंसते रहेंगे तो आपके ऑफिस में अलग ही, अरे बोले मैडम कितनी हंसती रहती है, अरे वो हंसते रहते हैं, लेकिन जो कुड़ने वाला होगा उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो आप रिलेटिव का उपयोग कर रहे हैं, आपको लोगों को लगेगा कि नहीं यार हंसते रहने से आपके चेहरे का जो मेकअप है वो हमेशा बढ़िया रहता है क्या, बहुत सुंदर बात क्योंकि कही सर। हमारे साथ बीना जी जुड़ गई हैं। बीना जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका। सर चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखिए मैंने तो अभी संदेश आपको हमेशा से एक ही देता रहूंगा कि जिंदगी में मैं यही कहूंगा कि आप जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ लोगों को एक संदेश के रूप में कि बीच राह में दिलवर बिछड़ न जाए कहीं हम मगर, और कहीं सोनी सी लगे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस आप लोगों का बिल्कुल ऐसे सर, हंसता हम हूँ। बिल्कुल अलविदा नहीं कहेंगे और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हँसते रहें, हँसाते रहें लोगों को और नए-नए कीर्तिमान स्थापित करें। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और बस जो कुछ आपने जो योगा बताया है उससे लोगों को बहुत लाभ पहुँचे, यही आशा करती हूँ। हमसे जुड़े, हम बिल्कुल पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करते हैं। आपने इतनी सारी बातें की, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। इसी तरह हँसते रहिए, हँसाते रहिए। बहुत बिल्कुल आभार एक आपका। बात मैं आखिरी में और कहूंगा लास्ट में कि जी। हमेशा अपने ईश्वर पे विश्वास रखिएगा आप, परिस्थितियां कैसी भी रहे, भगवान ने जो दिया है आप उसको स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्यों कि हमेशा हम यार ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि हम जो जो भी कारण को जानते हैं वो हम इस जन्म में नहीं है, वो पिछले जन्म का प्रारब्ध है। तो ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ईश्वर को मालूम है वो आपके लिए जो भी अच्छा ही करते हैं क्या। तो बेहतर है कि अच्छा हो या बुरा कोई भी पल हो, मैं कई दौर से गुजरा हूं मैं, मतलब उस वक्त ईश्वर की शक्ति को अवर्ण जब किया है, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा है। कीप बिलीव ऑन योर गॉड, को कोई से भी हो, बस उनका बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। जी। बस यही यही कि आप वो आपका हाथ थामे हुए तो आप भी उनकी उंगली पकड़ के रहो, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी बस। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और तमाम सुधी श्रोता जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत-बहुत आभार। आगे भी जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनका भी बहुत-बहुत आभार। और हर बार की तरह एक नए शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई, कैसे सर ने हँसना सिखाया और हँसते-हँसते योगा करना सिखाया। ये कार्यक्रम जहाँ भी जाए, लोग उनको देखकर हँसें, मुस्कुराएँ और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। सर आपका पुनः आभार और अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक एक ठा नमस्कार। हम प्रोग्राम के आखिरी में ठहाका लगाते हैं, और ठहाका भी सुन लीजिए जो हमेशा आखिर में हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, अगली बार मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।